guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the songs of innocence and experience. So आज इस वीडियो में हम songs of innocence and experience के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको लिखा है विलियम ब्लेक ने. So guys देखो यहाँ पर हम songs of innocence and experience का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं. क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है जिसमें आपकी कुछ पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की है और कुछ पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की है. तो यहाँ पर मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी कि आखिर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में है क्या. सो हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोइट विलियम ब्लेक. सबसे पहले हम जो पोइट है विलियम ब्लेक उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू हिज वर्क. जो विलियम ब्लेक के वर्क हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस की आखिर जो इनकी ये पोएम्स हैं इनोसेंस और एक्सपीरियंस वाले में ये है किस चीज़ से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन. और फिर जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की पोएम है जैसे द लैम्प है या इंट्रोडक्शन है, सिमिलरली एक्सपीरियंस की जो पोएम्स है वो डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोइट. और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सो दैट आपके जो भी इस पोर्शन से इंट्रोडक्शन टू इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोइट विलियम ब्लेक. So guys, here is the introduction to the poet William Blake. He was born in London in November 1757. So William Blake का जन्म कहाँ पर होता है? लंदन में होता है नवंबर 1757 में. And he was most remarkable poet. यहाँ पर poet आना था POET. He was most remarkable poet among the precursor of romantic revival in English. So जो विलियम ब्लेक है जो भी कुछ पोइट रहे हैं रोमांटिक रिवाइवल के लिए स्टार्ट जिन्होंने इस जेनर को किया, प्रीकर्सर मतलब जिन्होंने इस जेनरा की स्टार्टिंग की, उन पोइट्स में से ही विलियम ब्लेक भी एक मोस्ट रिमार्केबल पोइट रहे. एंड बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर डिसेंटर्स. इनके दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो डिसेंटर्स थे. एंड उनके 5 बच्चे थे, मतलब जो ये थे विलियम ब्लेक के 5 सिबलिंग्स थे और जो विलियम ब्लेक थे वो सेकेंड नंबर के थे. डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ लव फ्रॉम द फैमिली माइट हैव रीजनरेटेड इन ब्लेक्स माइंड एन एक्सॉटिक इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ हिज ओन. एग्जैक्टली देखो ये 5 सिबलिंग्स थे विलियम ब्लेक और जो विलियम ब्लेक थे वो सेकेंड नंबर के थे. सो मे बी फैमिली से वो प्यार ना मिल पाया हो इन्हें जो वो एक्सपेक्ट करते हो और फैमिली से डिप्राइवेशन के कारण उनके माइंड में एक इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने बनाना स्टार्ट किया. एंड मे बी वही इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो उनकी इस क्रिएटिवनेस के पीछे का एक रीज़न हो. मतलब जो ये पोइट बने, जो भी इन्होंने पोम्स लिखी या जो इनके वर्क हैं, मे बी वो उनके उस इमेजिनरी वर्ल्ड से ही इंस्पायर्ड हो, उसी से ही रिलेटेड हो और वही इमेजिनरी जो वर्ल्ड है इनकी पोएम्स लिखने का एक रीज़न बना हो. कुछ भी रीज़न हो सकते हैं. Blake made a modest but promising start as a poet, as a painter, as a book illustrator. So देखो जो ब्लेक थे ना वो मॉडेस्ट थे बट फिर वो पोइट बने. इन्होंने पेंटर की तरह भी काम किया और साथ ही साथ बुक इलस्ट्रेटर मतलब बुक्स को इलस्ट्रेट करना स्टार्ट किया. एंड इन 1789 he began attending meetings of the Swedenborgian Society inspired by the writings of Swedish scientists. सो 1789 में इन्होंने क्या किया? देखो पहले ये एज अ पेंटर और बुक इलस्ट्रेटर और कुछ पोएम्स भी लिखते थे, इस तरीके से वर्क करते थे. बट क्या होता है 1789 में ये मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं स्वीडन बॉर्गियन सोसाइटी की. और वहाँ पर ये देखते हैं, ये इंस्पायर्ड होते हैं स्वीडिश साइंटिस्ट की राइटिंग से, क्योंकि उन मीटिंग्स में ये पढ़ते हैं उन स्वीडिश साइंटिस्ट के जो वर्क थे, जो राइटिंग थे उनको पढ़ते हैं और ये उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. एंड बिटवीन 1789 to 95 began a series of poems and designs in his illuminated printing that constitute his greatest achievements. So देखो 1789 में इन्होंने मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट की. वहाँ पर ये साइंटिस्ट की राइटिंग्स पढ़ते और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर इन्होंने 1789 से 95 मतलब 6 सालों के बीच में एक पोएम्स की पूरी सीरीज डिज़ाइन की और उसमें प्रिंटिंग भी की और ये उनकी एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बनती है. एंड इन 1827 ही डाइड एट द एज ऑफ
69 की उम्र में ये मर जाते हैं और इतने कम, मतलब इतना भी बहुत लंबा टाइम नहीं जिए, लेकिन इन्होंने जो अचीवमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा थी. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट. नाउ विल डिस्कस अबाउट हिज वर्क, द वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू हिज वर्क. His poetry is as delightful as it is challenging. So guys देखो यहाँ पर आपको समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप एनालिसिस लिखते हो अपने एग्जाम्स में, क्रिटिकली एनालाइज करते हो उस चीज़ को, तो आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए और पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आप उस चीज़ को किस तरीके से एनालाइज करो. तो यहाँ से आप इसको ध्यान से समझना. सो हिज पोइट्री इज एज डिलाइटफुल एज इट इज़ चैलेंजिंग. देखो इनकी पोइट्री डिलाइटफुल है, नो डाउट, बट इट इज़ चैलेंजिंग एज वेल. His writings may be classified under the following literary heads. तो जो इनकी राइटिंग्स हैं उनको हम कुछ लिटरेरी हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि नीचे दी हैं. फर्स्ट इज लिरिकल पोएम. सबसे पहले कौन सी है? लिरिकल, मतलब जिनमें लिरिक्स हैं. और लिरिकल पोएम्स में इनकी कौन सी है? द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विच वी विल डिस्कस हियर. हमें यही तो पढ़ना है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. सो यहाँ पर इनका जो लिटरेरी हेड की अगर बात करें तो वो है लिरिक्स. लिरिकल पोएम्स हैं, इनमें लिरिक्स हैं. देन इरेगुलर राइमलेस वर्स. उसके बाद राइमलेस, एक तो होता है राइमिंग में होता है ना, रिदमिक, जो कि नेक्स्ट है भी रिदमिक प्रोज. सबसे पहले लिरिकल पोएम्स आता है, फिर इनका आता है इरेगुलर राइमलेस वर्स. ऐसे वर्सेस लिखे जो राइमलेस हैं और इरेगुलर भी हैं. देन रिदमिक प्रोज, इन्होंने कुछ प्रोज भी लिखे हैं जो कि रिदमिक है, राइम्स हैं. देन डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिटिकल प्रोज. सो इन लिटरेरी हेड्स में हम विलियम ब्लेक के वर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं. मोस्ट वाइडली रीड पोएम्स आर कंटेन्ड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. इनकी ज़्यादातर जो पोएम्स पढ़ी गई हैं, जो वेल नोन है, वेल रिगार्डेड है, वो किस में है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में ही है. And his lyrics are simple, direct words with intense feelings. Exactly. देखो हम जब Songs of Innocence भी पढ़ेंगे ना, उनमें इनकी लिरिक्स बहुत सिंपल है, आप इजीली समझ जाओगे. बट उनकी फीलिंग्स जो है ना वो बहुत इंटेंस है, डीपली लिखते हैं वो. लिरिक्स और जो वर्ड्स है वो बहुत सिंपल है, बट आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा कि वहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं. वर्ड सिंपल हैं, बट आपको उसकी इंटेंसिटी तक जाना है कि आखिर पोएट का वहाँ पर क्या मतलब आ रहा है. He is a true romantic in his glorification of imagination. Exactly, वो true romantic है क्योंकि उनकी imagination की जो glorification है वो बहुत ही wonderful है. Indeed, Blake was an out rebel against social, political and literary conventions of 18th century. So देखो 18th century के टाइम conventions समझते हो, जो सोसाइटी ने हम पर बाउंडेशंस लगा रखे होते हैं या सेट कर रखे होते हैं, सेट रूल्स सेट कर रखे होते हैं. सो ब्लेक जो है, विलियम ब्लेक, वो 18th सेंचुरी के जो लिटरेरी कन्वेंशंस थे उनके अगेंस्ट में जाकर लिखते हैं. सोशल भी, पॉलिटिकल भी और लिटरेरी कन्वेंशंस को तो वो ऑब्वियसली अगेंस्ट में जाते ही हैं. तो ब्लेक जो है वो 18th सेंचुरी के अगेंस्ट में, रिबेल में लिख रहे हैं ना, जो कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमानी से वो चीज़ें लिख रहे हैं. So that's all about his work. Now we'll discuss about introduction to the songs of innocence and songs of experience, जो कि आप लोगों को ध्यान से समझना, उसका इंट्रोडक्शन अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. So guys, here is introduction to the songs of innocence and songs of experience. So songs of innocence and songs of experience, companion collections of lyrics in which many pairs of poems ईच इन डिफरेंट मूड. यहाँ पर ये पेयर आना था, नॉट पेन्स. सो देखो जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो एक तरीके से कह सकते हो कंपेनियन कलेक्शन है. इनोसेंस में आपको इनोसेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और एक्सपीरियंस में मतलब मेच्योरिटी आ गई है. सो एक कंपेनियन कलेक्शन है लिरिक्स का, जहाँ पर पोएम्स के पेयर्स हैं. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में दिखाई है चाइल्डिश, देन वहाँ पर जाकर मेच्योरिटी वाली बातें होती हैं. ईच इन डिफरेंट मूड. ऑब्वियसली इनोसेंस वाले में जो मूड है वो थोड़ा बच्चों वाला होगा, इनोसेंट वाला होगा. वाइल इफ वी टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, वहाँ पर हमें मूड जो है वो थोड़ा मेच्योरिटी वाला देखने के लिए मिलता है. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश्ड इन 1789. 5 years later सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर पब्लिश्ड. सो 1789 में जो विलियम ब्लेक हैं वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को पब्लिश करते हैं. एंड आफ्टर 5 years, इट्स मीन इन 1794 और 95, इनके बीच में ही पब्लिश्ड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल. पहले इनोसेंस आया, उसी से इंटर रिलेट करते हुए इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे. 2 sets बाउंड इन 1 volume.
अब देखो सबसे पहले 1789 में लिखा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, 5 साल बाद लिखा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये दोनों इंटर रिलेटेड थे, तो इन्होंने क्या किया, दोनों ही सेट्स को एक ही वॉल्यूम में बाउंड कर दिया। इट्स मीन इनोसेंस वाली कुछ चीजें एक्सपीरियंस में जाकर रिलेट होती हैं। ब्लेक टाइटल्ड इट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो इन्होंने जब ये दोनों सेट्स को बाउंड किया, एक वॉल्यूम बनाई, तो इसको इन्होंने नाम दिया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, शोइंग द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। एग्जैक्टली ह्यूमन माइंड जो है ना वो बड़ा शैतान भी कह सकते हो आप, सॉरी ह्यूमन सोल नॉट माइंड, यहाँ पर माइंड भी आप कह सकते हो। वैसे यहाँ पर जो है विलियम ब्लेक वो ह्यूमन सोल के, ह्यूमन माइंड के दो कॉन्ट्ररी स्टेट्स को दिखाते हैं। देखो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाते यार ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, सो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, राइट। सो इसी तरीके से सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस में भी एक कॉन्ट्ररी स्टेट्स हैं, एक स्टेट कुछ और कह रहा है, एक स्टेट कुछ और कह रहा है। सो ह्यूमन सोल के दो कॉन्ट्ररी स्टेट्स को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्लेक एक्सटेंडेड टू सेट्स टू बी रीड इन लाइट ऑफ ईच अदर। उसके बाद वो क्या कहते हैं, दोनों सेट्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। सेट्स टू बी रीड इन लाइट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ना है। Several poems in second set are conscious parallel to the poems in first set, occasionally having same time। मैंने आपको कहा कि दोनों की पोएम्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेट होती हैं, और ब्लेक यहाँ पर ये चीज़ बोलते हैं कि दोनों को जब आप पढ़ते हो तो एक दूसरे को इंटर रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि कुछ पोएम जो सेकंड पार्ट में है वो कॉन्शियस पैरेलल है फर्स्ट पार्ट की पोएम्स के। मतलब फर्स्ट पार्ट में पोएम लिखी, उसी से पैरेलल सेकंड सेट में उन्होंने दूसरी पोएम डाली जिसका कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया है फर्स्ट वाले पार्ट से सेकंड वाले में। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स पोएम्स इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बट ऑन लेटर ट्रांसफर्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की कोई पोएम है, वहां पर इनोसेंसी दिखाई गई है, इनोसेंट, ठीक है, और वही पोएम बाद में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जब ट्रांसफर की, एज ब्लेक्स व्यू ऑफ हिज सब्जेक्ट मैच्योर्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड। पहले वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में थी जब वो इतनी मैच्योर नहीं थी, बट जब उन्होंने इस पोएम को सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ट्रांसफर किया, उसमें जाकर लिखा, तो वहाँ पर ब्लेक के जो व्यू हैं, व्यू पॉइंट जो है वो थोड़े मैच्योर और क्रिस्टलाइज्ड हो गए। मैच्योर जब हम हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस से ही तो मैच्योरिटी आती है, तो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ और वहाँ पर मैच्योरिटी और क्रिस्टलाइजेशन उनकी पोएम्स में, उनके सब्जेक्ट मैटर में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यही तो हुए ना हमारे दो कॉन्ट्ररी स्टेट, जब छोटे होते हैं तब बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है मैच्योर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो कॉन्ट्ररी स्टेट्स हैं। In Blake's lifetime, this was the only volume appreciated by his contemporaries Wordsworth and Coleridge। देखो विलियम ब्लेक की लाइफ टाइम मतलब समझ रहे हो जब वो जिंदा थे, उस टाइम पर सिर्फ यही एक ऐसा उनका वर्क वॉल्यूम था जिसको उनके कंटेम्प्रेरीज ने अप्रिशिएट किया। यू नो कंटेम्प्रेरी, जो उनके टाइम के राइटर थे, जैसे हम हैं, कोई और है हमारे ही टाइम में वो है, तो वो हमारा कंटेम्प्रेरी हो जाता। आप एक राइटर हो, आप ही का कोई फ्रेंड या कोई आप ही के टाइम पर लिख रहा है, तो वो आपका कंटेम्प्रेरी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और विलियम ब्लेक, ये तीनों कंटेम्प्रेरीज थे, एक ही टाइम पर लिख रहे थे। सो विलियम ब्लेक का सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज द ओनली वॉल्यूम जिसको उनके इन दोनों कंटेम्प्रेरीज ने अप्रिशिएट किया, अच्छा बोला। मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड वर्क ऑफ विलियम ब्लेक। So this is the most widely circulated work of विलियम ब्लेक। ये इनका सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला वर्क माना गया है। एंड पोएम सीम्स लाइक चिल्ड्रंस राइम्स, पोएम सीम्स सिंपल लाइक चिल्ड्रंस राइम्स। सो यहाँ पर जो विलियम ब्लेक पोएम्स लिखते हैं ना वो बहुत सिंपल है, जैसे बच्चों की पोएम्स होती है वैसे। बट मैंने आपको कहा कि आपको उसकी इंटेंस तक जाना है ना, उनका मतलब क्या, उसकी डेप्थ तक जाना है। वर्ड्स पढ़ के आपको बहुत सिंपल लगेंगे, समझ भी आ जाएंगे, बट उसकी डेप्थ तक जब जाओगे ना आप, तो मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सो वर्ड्स, लिरिक्स बहुत सिंपल हैं जैसे बच्चों की पोएम्स होती हैं, बट दिस सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम hide the intense complexity of the themes and issues that the poem deal with। ठीक है, वर्ड्स जो है वो बिल्कुल सिंपल हैं,
वो सिंप्लिसिटी जो है ना वो उस पोएम की इंटेंस कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा रही है कि पोएम के वर्ड्स बहुत सिंपल है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर आपको इश्यूज दिखाए गए हैं 18th सेंचुरी के टाइम में किस तरीके की चीज़ें थी या विलियम ब्लेक के क्या व्यू पॉइंट है। वर्ड से एकदम डिफरेंट लगेगा लेकिन जब आप उसके डेप्थ तक जाओगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसके मीनिंग को समझोगे तो वो अलग ही निकल कर आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस पोएम को डिज़ाइन किया। यूजुअली सेड नो पोम कैन बी अनट्रेवल टू इट्स मीनिंग बट विलियम ब्लेक्स पोम कैन ओनली बी thoroughly understood with understanding of Blake's politics, personal mythology and Christianity. Exactly, this is the most important point here. देखो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो पोएम है ना वो अपने मीनिंग से नहीं अनट्रैवल रह सकती, मतलब नहीं बच सकती। लेकिन विलियम ब्लेक की पोएम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पोएम है जहाँ पर अगर आप उनकी पोएम्स को पढ़ रहे हो तो आपको विलियम ब्लेक के व्यू पॉइंट से इंट्रोड्यूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके व्यू पॉइंट से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाओगे, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी माइथोलॉजी को नहीं समझोगे तो आप उसका मीनिंग कुछ और ही निकालोगे। अगर हम बात करें दूसरे पोएट्स की, उन्होंने जो लिखा आपने पढ़ा, आप समझ गए, लेकिन विलियम ब्लेक की माइथोलॉजी बहुत डिफरेंट है। अगर हम इनके वर्ड्स पढ़ते हैं, इनकी पोम्स पढ़ते हैं, हम कुछ और मतलब निकालेंगे, बट माइथोलॉजी, इनकी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को समझेंगे तब हम इसकी इंटेंस डेप्थ तक जा पाएंगे कि अच्छा मीनिंग तो ये है। Title of the volume in which both the songs were first published, The Two Contrary States of Human Soul. Exactly. देखो सबसे पहले जब इन्होंने इन दोनों वॉल्यूम को एक साथ बाउंड करके पब्लिश किया था, फर्स्ट टाइम जब पब्लिश किया था तो उन्होंने इसका नाम रखा था The Two Contrary States of Human Soul. This was the first name when it was published. Later on इसका नेम चेंज हो गया. But the songs shows more than just contrary states of human soul. लेकिन जो इनके ये सॉन्ग्स है ना, सिर्फ ये ह्यूमन सोल के कॉन्ट्ररी स्टेट्स को ही नहीं शो करते, बल्कि और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर ये शो करते हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन सोल का कॉन्ट्ररी स्टेट शो किया और कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर मैंने कहा ना कि अगर आप उसकी इंटेंसिटी तक जाएंगे तो ही हाईलाइटेड द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज ड्यूरिंग हिज टाइम। तो अगर हमें इनका टाइम पीरियड के बारे में पता होगा, इनकी माइथोलॉजी के बारे में पता होगा, तभी तो हम इनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ किस तरीके से खो रही है, इनके टाइम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तभी तो समझ पाएंगे। तो अपने वर्क्स में जो विलियम ब्लेक है अपने टाइम की किस तरीके से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ खोती जा रही थी उसके बारे में भी हाईलाइट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आजकल के सिनेरियो के बारे में, तो आज भी जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। तो विलियम ब्लेक अपनी 18th सेंचुरी के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ किस तरीके से लॉस हुई वो भी अपने पोएम्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। He paints an ideal form of human existence and pits the contemporary society against his imagined world. तो देखो जो विलियम ब्लेक है वो एक आइडियल फॉर्म बताते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पर पोर्ट्रे करते हैं। एंड ही पिट्स द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अगेंस्ट हिज इमेजिन्ड वर्ल्ड, और जो भी बाकी सोसाइटी है वो इनके वर्ल्ड के पूरे अगेंस्ट में दिखाते हैं। His songs call for liberation of human energy and creativity and criticize the contemporary mood forged by the ideas of enlightenment and spirits of the age manifested industrial development and colonial conquest. कि जो सॉन्ग्स है वो ह्यूमन एनर्जी और क्रिएटिविटी को लिबरेट करने की बात करते हैं, और जो एनलाइटमेंट के बारे में आपको पता होगा, एनलाइटमेंट के कारण जो भी चेंजेस आए उसको वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। इट्स मीन यहाँ पर ये है कि ह्यूमन एनर्जी और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, लिबरेट करना, एट द सेम टाइम एनलाइटमेंट से जो भी कुछ चेंजेस आए हैं आइडियाज़ में वो जो उन्हें गलत लगता है उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता होगा, और कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट किस तरीके से दूसरे देशों पर कब्जे हो रहे थे उसको भी वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। ब्लेक पोर्ट्रेज यूनिटी बिटवीन एनर्जी, पोएट्री एंड गॉड एज apotheosis of eternal innocence and enslavement of imagination by reason is experience. This enslavement of imagination led the fall of men from Garden of Eden. Paradise Lost जिसने पढ़ा होगा उसको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं वैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखो यहाँ पर विलियम ब्लेक क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है, पोइट्री है और जो गॉड है,
इन तीनों के बीच में वो एक यूनिटी पोर्ट्रे करते हैं और कहते हैं कि ये एटर्नल इनोसेंस को पोर्ट्रे कर रहा है। और वो क्या कहते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन है ना, इसने हमें कहीं ना कहीं एनस्लेव कर रखा है, और यह इमेजिनेशन हमारे एक्सपीरियंस का रीज़न भी बनती है। क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, उसको हम करते हैं, फिर हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस आता है। सो एक्सपीरियंस इज दी ओनली रीज़न कि हमें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाला गया। जब हम इनोसेंट होते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है। जब बच्चे होते हैं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है। सो इसीलिए ब्लेक कहते हैं एनर्जी, पोइट्री और गॉड जो है वो एटर्नल इनोसेंस को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और जबकि जो एक्सपीरियंस है उसी के कारण हमें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाला गया। पैराडाइज लॉस्ट में दो कैरेक्टर थे, एडम और ईव। उनको उनके एक्सपीरियंस के कारण, वो एक फ्रूट ऑफ नॉलेज होता है, वो खाने के बाद उन्हें नॉलेज आ जाती है, जिसके कारण गॉड उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल देते हैं। सो दिस एंस्लेवमेंट ऑफ इमेजिनेशन लेट द फॉल ऑफ मैन फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन। उस इमेजिनेशन ने ही हमें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकलवाया था। एक्सपीरियंस नॉलेज से आया। हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, his mythological and theological development that represents a belief system which is both radical and spiritual. So देखो, इनके जो पोएम्स हैं, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस वाली, ये इनकी माइथोलॉजिकल और थियोलॉजिकल डेवलपमेंट को पोर्ट्रे करती है, साथ ही साथ इनका बिलीफ सिस्टम को भी पोर्ट्रे करती है, जो कि रेडिकल भी है, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी है। रेडिकल समझते हो, जो सोसाइटी में इंस्टेंट चेंज चाहते हैं कि इंस्टेंट चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, और स्पिरिचुअल तो रिलेटेड टू गॉड। सो इनकी जो माइथोलॉजी है और जो थियोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट को दिखाते हैं, इनका बिलीफ सिस्टम दिखाते हैं, जो कि रेडिकल भी है, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी है। मोस्ट कॉमन इमेज ब्लेक यूज टू सिम्बोलाइज इनोसेंस इन हिज सॉन्ग्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। सो देखो, जो विलियम ब्लेक है वो क्या इमेज यहाँ पर यूज करते हैं इनोसेंस को सिम्बलाइज करने के लिए? बर्ड ऑफ पैराडाइज। और एक्सपीरियंस को सिंबलाइज करते हैं वो डार्क फॉरेस्ट से। इनोसेंस को सिंबलाइज किया बर्ड ऑफ पैराडाइज से, और एक्सपीरियंस को सिंबलाइज किया डार्क फॉरेस्ट से। ठीक है, डार्क फॉरेस्ट से रिप्रेजेंट और सिंबलाइज करते हैं एक्सपीरियंस, और इनोसेंस तो बर्ड ऑफ पैराडाइज से। इन विच मैनकाइंड इज अलोन एंड लॉस्ट। देखो, एक्सपीरियंस जब हमें आ जाता है ना, हम समझदार हो गए, हमें नॉलेज आ गई, उस टाइम पर है ना, मैनकाइंड मतलब जो पर्सन होता है वो अलोन हो जाता है और लॉस्ट। सो इस तरीके से वो सिंबलाइज करते हैं इनोसेंस और एक्सपीरियंस को। शुड kept in mind while analyzing songs offer a nice and simple illustration of what is happening, but we have to hold the meanings. So देखो, जब भी आप ये पोएम पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है, यहाँ पर शुड kept in mind की माइंड में ज़रूर रखो कि ये जो पोएम्स यहाँ पर विलियम ब्लेक ने लिखी हैं, ये बहुत सिंपल और नाइस इलस्ट्रेशन है जो भी कुछ हो रहा है उसकी, लेकिन हमें किस पर जाना है? मीनिंग पर। तो मीनिंग समझने की हमें पूरी कोशिश करनी है। सो हियर इज इंटरेस्टिंग पार्ट दैट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पोएम्स रिटन ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड बाय रोमांटिक पोएट। सो देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विलियम ब्लेक का जो ये वर्क है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये बाकी जो इनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, बाकी जो रोमांटिक पोएट्स थे, उनके वर्क से बहुत डिफरेंट है। मतलब रोमांटिक पीरियड में जो भी वर्क लिखे गए, उन वर्क से ये वर्क बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड द फैक्ट इज दैट ब्लेक वॉज नॉट सिंपली अ पोएट बट एन एंग्रेवर, एन आर्टिजन, लंडनियर। London was the most crucial subject of his poems. He saw London as the world of experience, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए वो बहुत ही देखने लायक भी थे। सो ऐसा क्यों है कि बाकी पोइट से इनकी पोएम्स इतनी अलग है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो विलियम ब्लेक है ना, वो सिर्फ एक पोइट नहीं है, बल्कि वो एक आर्टिस्ट भी थे, एक एंग्रेवर भी थे, एंड मेन पॉइंट इज़ दैट वो लंदन से बिलोंग करते थे, और उस टाइम पर लंदन जो है ना, वो एक उभरता हुआ सब्जेक्ट आ रहा था, और इनकी पोएम्स का जो क्रूशियल सब्जेक्ट रहा वो लंदन ही था। सो लंदन को इन्होंने देखा वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस की तरह, और इन्होंने अपनी पोएम्स में उन चीज़ों को उतार दिया, देखकर जो इन्हें लगा कि हाँ, मुझे लिखनी चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि इनकी पोएम्स बाकी पोइट से इतनी डिफरेंट क्यों हैं। द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज लेस मेलनकेलिक एंड ट्रैजिक देन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो देखो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात हो रही है तो वो ट्रैजिक तो होने वाला है नहीं, ट्रैजिक तो नहीं होगा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लेस मेलनकलिक है और लेस ट्रैजिक तो होगा ही नहीं, मैंने आपको कहा। सो लेस मेलनकलिक है। दे
आर जॉयस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस, लाफ्टर एंड लाइटनेस। सो देखो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस क्या दिखाता है, जॉयनेस दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, लाफ्टर एंड लाइटनेस। ट्रेजिक थोड़ी होगा वो। The world of innocence is not only threatened by the experience or other outside dangers, threatened by innocence itself. Exactly. देखो वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस के लिए खतरा कुछ नहीं है। ये नहीं कि हाँ बाहर से कोई डेंजर आने वाला है, नो, एक्सपीरियंस भी कोई खतरा नहीं है उसके लिए। उसके लिए जो खतरा है वो इनोसेंस खुद ही है। कहते हैं ना हम कोई चीज़ की जो जहर है वही जहर को काटता है, इस तरीके की कुछ चीज़ें हम बोलते हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद के लिए ही जहर बन जाती है। सो वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस के लिए जो सबसे बड़ी धमकी है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो कुछ और नहीं बल्कि इनोसेंस खुद ही है। So guys, that's all about introduction to the songs of innocence and experience, and very soon we'll discuss about the first poem of the songs of innocence named Introduction. उसके बाद की जो पोएम्स होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सअप। आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और पोएम, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल के बारे में डिस्कस करें देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।